होता है 90, 37 और 53 डिग्री वाला, राइट? यस सर। मेरे को इस ट्रायंगल में साइड्स के जो नंबर है वो बता सकते हो क्या? कौन सी साइड कितनी बड़ी होती है? अगर मैं इस 3, एंगल 4, 5। 4, 5। अगर मैं इसको 37 ले रहा हूँ, इसको 53 ले रहा हूँ, तो बताओ कौन सी 3 होगी, कौन सी 4 होगी और कौन सी 5? 37 के ऑपोजिट वाली 3 होगी। यस सर। और ये 4 और ये हो जाएगा 5। ग्रेट। स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो स्मॉलेस्ट होगी और लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड लार्जेस्ट होगी। विद द सेम लॉजिक, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली जो है वो सबसे ज्यादा, 53 के सामने वाला 4 और 37 के सामने वाली 3। तो इसको कंसिडर करके आगे चलना है अपने को, क्योंकि इसका यूज अपने को आने वाला है। एंगल्स जो दिए हुए हैं ना बच्चे, इसके अंदर एग्जैक्टली 37 नहीं दिया है, 36.9, और ये जो दिया है ये 53.1 दिया है। बट अगेन, कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 36.9 को 37 कंसिडर कर लेंगे। नहीं तो फिर अगर मैं आपको बोलूंगा कि 36.9 की वैल्यू निकालोगे तो यू विल आस्क मी फॉर अ बुक। एक बुक के लिए तुम आप मेरे से मांगोगे कि हाँ सर वो वाली बुक तो दो मेरे को, तभी तो मैं 10 और उसकी वैल्यू निकालूंगा। ये तो कहाँ से इतना सारा कुछ थोड़ी याद है। सो लेट इट बी, इसको हम 37 और इसको हम 53 कंसिडर करके चलने वाले हैं। तो चलिए, दिस क्वेश्चन इज गोइंग, क्वेश्चन रीड कौन करेगा? चलो मैं इससे पूछूं। आदित्य, आदित्य पोमल। आदित्य, 52 पे 10 था ना यार, yes, I'm talking about question number 10. Yeah. a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure 24. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D of the center of the gravity of the bar from its left end. Okay. Thank you, Kushal. So ये अपने पास एक बार है, ओके, और इसको हमने दो स्ट्रिंग से हैंग कर रखा हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज जॉइंड लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, और सेकंड वाली जो स्ट्रिंग है इसको हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर रखा हुआ है। जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला जो एंगल है दैट इज 36.9 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 53.1 डिग्री। अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं इसको 36.9 की जगह पे 37 और इस 53.1 को सिर्फ 53 कंसिडर करके चलूंगा। चलिए, सो दिस इज 53 डिग्री वाला एंगल एंड दिस इज 37 डिग्री वाला एंगल। नाउ इट इज गिवन टू अस दैट द लेंथ ऑफ दिस होल रोड इज 2 मीटर। इस पूरी रॉड की जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर। चलिए जैनिल, कैन यू टेल मी, जब ये स्प्रिंग के साथ में इसको कनेक्ट करूंगा तो इसके साथ ऊपर स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा, क्या नाम है उस फोर्स का? स्ट्रिंग में जो डेवलप्ड फोर्स है उसका नाम क्या है जैनिल? टेंशन। टेंशन। इतना क्यों सोच रहा है भाई? करेक्ट है, टेंशन। एंड बिकॉज ये जो हमारे पास पहली स्ट्रिंग है इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इस टेंशन को T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड दिस इज द स्ट्रिंग नंबर 2, तो इसकी टेंशन को मैं T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस इज T1, दिस इज T2। नाउ अब अगर आप देखो तो इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक है ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट और दूसरा है ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या इस T2 के भी दो कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं सम्यक? यस सर। कहां कहां पे आएंगे बताओ? सर एक परपेंडिकुलर।
रॉड से। ओके, एक परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा एंड सेकंड द सेम वन, मींस विद द रॉड। वॉल के साथ वाला, राइट? सर ये वॉल की तरफ है वो। ओके, सो ये दो हमने इनके फोर्सेस रिजॉल्व कर दिए। यार अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 37। पक्का? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कैसे पता चला? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये अगर 53.1 डिग्री का है तो दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी 53.1 डिग्री, राइट? Yes, sir. तो इसको मैं 36.9 की बजाय सीधा 37 लिख रहा हूं और इसको 53 लिख रहा हूं, ठीक है? सो एग्जाम के अंदर आप इसको 36.9 ही लिखेंगे और इसको 53.1 ही लिखेंगे। लास्ट में कैलकुलेशन में आप उसको कर देना, इसी तरीके से चल जाएगा। बट यहाँ आप 37 और 53 नहीं लिखोगे, ठीक है? 36.9 एंड 53.1 इसी तरीके से इसको मेंशन करना है। तो चलिए, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? इस कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे बताओ? T1 cos 37। T1 cos theta. वेरी गुड, T1 cos थीटा कितना है? 36.9 है। अगर ये वाला कंपोनेंट T1 का cos कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर जो इसका अलोंग वाला कंपोनेंट है थीटा के, तो ये वाला अवे फ्रॉम थीटा वाला है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? T1 T1 sin sin 37। T1 sin थीटा। ओके, वेरी गुड। थीटा की वैल्यू कितनी है? अगेन 36.9 है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो T2 का ये वाला कंपोनेंट देखो, सोच के बताओ क्या आएगा? T2 cos 53। cos 53.1। अरे वाह, T2 cos थीटा की जगह पे अगेन कितना है? 53.1 डिग्री है। कहीं भी आप इसको मेंशन ऐसे नहीं कर देना सीधे 53 डिग्री का। यार मैं थोड़ा सा आलसी हो सकता हूँ बट तुम मत बन जाना, ठीक है? नहीं तो सामने जो एग्जामिनर है ना वो आलसी बन जाएगा तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? चलिए, सो ये दूसरा कंपोनेंट बताइए साहेब, क्या आएगा? T2 sin T2 theta. sin 53.1. T2 sin 53.1। सो इतना सारा हमने रिजॉल्व किया है। जनरल, मेरे को बताओ अभी एक मेजर फोर्स ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसको मैंने अभी तक मिस किया है, जिसको हाईलाइट किया ही नहीं है। इस रॉड का वेट, Yes, यस और sir. नो? और इस रोड का वेट कहां पर एक्ट करेगा संतृप्त? मेरे को बताओ कहां पर एक्ट करेगा? Sir, downwards. डाउनवर्ड, दैट इज द डायरेक्शन, बट ऑन विच पॉइंट? पॉइंट का नाम क्या होगा जिस पॉइंट पे ये वेट एक्ट करेगा? Sir, center of the rod. और सेंटर ऑफ द, मैं सोचा था तुरंत ये ग्रेविटी बोलेगा, तूने रॉड बोल दिया यार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा संतृप्त। कहां पर एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सो ये हो गया हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। अब क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, उसमें पूछा हुआ है, बताओ बताओ क्या पूछा है? सर डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट एंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बोलो क्या ये लेफ्ट एंड है? यस और नो? यस Yes. सर। तो अगर मैं इस लेफ्ट एंड से यहाँ का डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो कोई मेरे को ये वाला डिस्टेंस बताएगा क्या? ये 2 इतना minus D। 2 2 minus minus D. D. 2 2 माइनस डी। कैसे पता चला? पूरी लेंथ थी 2 मीटर की, ये इतना पार्ट हो गया डी, तो रिमेनिंग सेक्शन कितना हो जाएगा? 2 माइनस डी का हो जाएगा, ठीक है? राइट? Yes, sir. अब ये ऑब्जेक्ट ना तो किसी रोटेशनल मोशन के अंदर है और ना किसी ट्रांसलेशनल मोशन में है। यस सर। अगर आपकी ऑब्जेक्ट रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 है। 0 हो जाएगा। ये फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन।
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इधर को ट्रांसलेट हो रही है, ना इधर ट्रांसलेट, ना ऊपर ना नीचे, कहीं ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही है। सो नेट फोर्स हम क्या इसका कंसिडर करके चलेंगे? 0, राइट? सेम चीज Yes, sir. टॉर्क के लिए क्या होगा? धवल, कैन यू टेल मी द आंसर? टॉर्क क्या होगा यहाँ पर? नेट टॉर्क। धवल, नेट टॉर्क क्या होगा? आस्था ने आंसर दे दिया है। ओके, ध्वनित? Sir, 0. 0. So net torque is also going to be 0. So दो कंडीशंस आपको यहां पर सेटिस्फाई करवानी है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज कि इस पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 है। यार नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे निकालते हो? सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। अलजेब्रिक सम लेकर के, राइट? है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस, एक डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव के फॉर्म में पकड़ ली है तो उस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को आप पॉजिटिव ले लोगे और सामने वाली जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट को नेगेटिव कंसीडर करके और फिर उनका सम, अलजेब्रिक सम, वो आपका नेट फोर्स देगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, मैं अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, नॉट ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों की बात कर रहा हूं, सो उस टाइम पर नेट फोर्स विल बी गिवन एज, मैं इस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो देखो द फर्स्ट फोर्स इज T1 cos 36.9. So this is going to be T1 cos 36.9 plus T2 cos 53.1. ये हो गया सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाले फोर्सेस। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? दैट इज दिस W। तो इस W को हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेस से क्या हो चुकी है? अपोजिट हो चुकी है। दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट? नेट यस फोर्स सर। है, इसीलिए ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही है और इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिख दिया है। ओके, सो W की कोई इक्वेशन मेरे को फाइनल बता पाएगा क्या? व्हाट विल बी W इक्वल टू? T1 cos 36.9 plus T2 cos 53.1. 53.1। आई एम कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। सो दिस इज द वर्टिकल पार्ट। अभी हॉरिजॉन्टल पार्ट को देखो, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में इधर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है T2 sin 53.1 और इस तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है T1 sin 36.9। If I am saying that this body is not in translational motion, इसका मीनिंग ये है कि नेट फोर्स 0 है। वर्टिकल वाले फोर्सेस की बैलेंसिंग मैंने आपको शो कर दी है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बैलेंसिंग देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में वन इज T1 sin 36.9, that will be equal to T2 sin 53.1. This is your equation number 2. So दो रिलेशन हमने निकाले when net force was equal to 0. क्या सबको ये क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ यस। यस सर। ओके, Yes, sir. यार प्रांशु चीटर है यार, तू ऐसा नहीं कर यार। तो मैं बोलता हूँ यार तेरे को बोलने के लिए, तो अनम्यूट करता नहीं और थम्स अप दे देता है। दैट्स नॉट फेयर दोस्त। प्रांशु, यस सर। अरे गुस्सा है क्या भाई तू मेरे से? नहीं। फिर यार अनम्यूट करने को बोलता हूँ, अनम्यूट ही नहीं करता तू और थम्स अप दे देता है यार। मतलब तू लेक्चर में होता भी है और सुनता भी नहीं है मेरे को। ऐसा नहीं कर यार। ओके, तो प्रांशु अब तो मेरे को हेल्प कर थोड़ी। ये नेट टॉर्क मैं कैसे निकालूंगा भाई? हेलो हेलो प्रांशु, नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे हम? कैन यू हेल्प मी विद दैट? ओके, कोई बात। सो अगर आपको पता हो तो
टॉर्क में भी हमने एक कन्वेंशन सीखा था कि अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है, अगर बॉडी रोटेट हो रही है उस टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप कुछ बोलने वाले थे, आपने बोला नहीं। साइन नेगेटिव होगा। यस, तब हम टॉर्क को कैसा कंसिडर करते हैं? नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और अगर उस टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तब उसका साइन हम कैसा कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और टॉर्क के लिए सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो मैं टॉर्क फाइंड आउट करने जा रहा हूं, दैट आई एम गोइंग टू फाइंड अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ। यस सर। तो अगर मैं यहां से इस फोर्स को ऑब्जर्व करूं, ये जो फोर्स है इसको ऑब्जर्व करूं, यहां पर मैंने इसे फिक्स किया हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क कंसिडर कर रहा हूं। तो ड्यू टू दिस फोर्स माय बॉडी विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। अरे यार इमेजिन कर तू बात को, ये मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जैसे ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बॉडी ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। और बॉडी का रोटेशन अगर इधर को है, इफ बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, देन इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज सेंस। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रही है, टॉर्क विल बिकम नेगेटिव। अरे बाउंसर तो नहीं मारी मैंने? नहीं सर। No, sir. Okay. चलिए, so the force which we are talking about is this much, T1 cos 36.9, and the distance from the point of rotation, that is this much, जिसको हमने d consider कर रखा हुआ है। So d times T1 cos 36.9, ये टॉर्क बॉडी को क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा, इसीलिए हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। चलिए, अब ये नेगेटिव हुआ, तो मैं अब सेकंड वाले पार्ट के लिए किसी की हेल्प ले लेता हूं, और कृष्णा मेरी हेल्प कर देगा। यस सर। कृष्णा, कैन यू जस्ट टेल मी के इसके अलावा इस बॉडी पर और कौन सा फोर्स ऐसा है जो टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकता है? T2 cos 53 डिग्री। श्योर हो? यस सर। अच्छा, ये T2 sin 53.1 और T1 sin 36.9, क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस कराएंगे बच्चे? नो सर। रीजन? रीजन मेरे को तनय बता रहा है। तनय, कैन यू टेल मी द रीजन क्यों ऐसा हो रहा है कि ये this and this forces will not produce any torque in this? Tanay, unmute yourself. Yes, sir. तो बताइए तनय साहेब, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को, मतलब ऐसा तो क्या हो रहा है कि ये... यस यस यस, यू आर राइट 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 बोल रहे हो यार, बोल दो, कंप्लीट कर दो स्टेटमेंट। वो दो बैलेंस होके अपने आप को कट हो जाएंगे, मतलब कॉस वाले टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है बच्चे, ध्यान से देखो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है? सेम है। एंड बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर सेम, so they won't be able to produce any kind of torque. Same line of action, same magnitude, so they won't be able to produce any kind of torque. So इनकी कहानी तो खत्म हो गई। बचा ये इतना, T2 cos 53.1 फोर्स है, डिस्टेंस इज दिस मच, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा है फोर्स, सेंस ऑफ रोटेशन क्या लगता है? एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। वेरी गुड। सो टॉर्क हम कैसा लेकर के चलेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करके चलेंगे। फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू इस फिक्स्ड पॉइंट से, पाइवटल पॉइंट से डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारा T2 cos 53.1 इनटू दिस मच डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है? 2 - d है।
दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क क्या हो चुका है 0 हो चुका है। अब तो सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलिए साइन 36 अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूं, सॉरी 37 निकालने के लिए बोलूं, तो साइन 37 इक्वल्स टू 3/5, राइट? Yes, sir. Similarly, sin 53 that will be 4/5, और सेम दोनों वैल्यूज हम cos के लिए निकाल लेते हैं। cos 37 that will be equal to 4/5 and cos 53 that will be equal to 3/5। अब इन सारी चीजों के अंदर आपको इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। चलिए देख लेते हैं हाउ विल डू दैट। फॉर दैट दिस d is over here, जो माइनस में है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम प्लस। सो द इक्वेशन विल लुक लाइक t2 cos 53.1 एंड cos 53.1 को मैं अराउंड cos 53 लेकर के सीधे 3/5 लिख दे रहा हूं। सो इनटू 3/5 इनटू 2 माइनस d, ओके, इक्वल्स टू d हमारा एज इट इज है जो यहां पर था, उसमें हमने कुछ नहीं किया है, एंड t1 cos 36.9, सो t1 भी हमारा एज इट इज एंड cos 37 दैट इज 4/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, सो देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन t2 एंड t1। t1 और t2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो मेरे को बताएगा ये रिलेशन क्या है? Sir, T2 is 3/4 T1. सो कैलकुलेट किया क्या किसी ने? Yes, sir. तो बताइए सर क्या आ रहा है रिलेशन t1 एंड t2 के बीच में? 3t1 equals to 42. 3 d कहाँ गया यार? d तुमने सॉल्व कर दिया कि क्या सर क्या पर हुआ उसका? सेकंड वाले से ले लो ना, फिर वो थर्ड उसमें हाँ सब्स्टिट्यूट। मतलब वो रिप्लेस कर देंगे। गुड गुड गुड, वो तो करेंगे ही लास्ट में, बट यहाँ का रिलेशन मेरे को जानना था। 3t2 into 2 minus d that equals to 4dt1, ऐसा ही बनेगा ना एक रिलेशन अपने बीच में? Yes, sir. यस सर। ओके, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, वो तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो फिर दो वेरिएबल्स हैं, जब तक दो इक्वेशन नहीं बनेंगी तब तक कहाँ से सॉल्व होगा। सो t1 हमारा एज इट इज है, फिर से sin 37 लिखा यार, यहाँ सब कुछ अपन ने सारी इसकी कुंडली निकाल रखी हुई है। सो 37 ला करके रख दो यहाँ पे, 3/5 है, दैट इक्वल्स टू t2 sin 53 4/5 है, ये दोनों उड़ गए, 3t1 इक्वल्स टू 4t2 आ गया। सो 3t1 इक्वल्स टू 4t2। अब यहाँ से t1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें या t2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो t2 will be equal to 3/4 t1, राइट? यस सर। बस तो अब इसको उठा करके यहाँ रिप्लेस कर दो, 3 इंटू t2 की जगह पर 3/4 t1, 3/4 t1 इंटू 2 माइनस d दैट इज 4dt1। अब मेरे को नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा डील है इसको सॉल्व करना। ये t1 उड़ गया, ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, सो 4 इंटू 4 दैट इज 16। सो मेरे पास जगह कहाँ है? यहाँ है, लिख सकते हैं। So 3 into 3 that is 9 into 2 minus d, 9 into 2 minus d that equals to 4 into 4 that is 16 times d। Multiply कर देते हैं, 18 minus 9d that equals to 16d। जैनिल साहब इसका सॉल्यूशन बताओ यार, d क्या आएगा? जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। Yes, sir. Sir, 18/25. वो तो यार मेरे को पता था, तू उसका फ्रैक्शनल वैल्यू बता यार, इतना तो मेरे को पता चल गया था।
How innocently he was saying 18 by 25. I thought कोई नई बात बताएगा. He was saying नहीं sir, इतना Sir, multiply जाएगा. 0.72. Okay, okay, 0.72. सेंटीमीटर मीटर क्या बोलते हो? Sir, meter. Yes. So 0.72 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा. अब देखो क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है आई डोंट नो. अगर आपने फोकस किया होगा तो वहां पे एक वर्ड यूज किया हुआ था एंड दैट वर्ड वाज नॉन यूनिफॉर्म. रॉड नॉन यूनिफॉर्म थी तब उसका सीजी निकालने के लिए तुमको इतनी जहमत करनी पड़ी है. यूनिफॉर्म होती तो क्या करते? सोचो. तो सेंटर पे आता है Exactly. रॉड पे. बस मतलब अगर ये नॉन वर्ड इसमें से हटा दिया गया तो फिर इतनी पूरी कहानी करने की आपको जरूरत नहीं है. ये वर्ड था जो इतना पेचीदा बना रहा था इस पूरे केस को. जटिलता बढ़ा दी थी इसने इसकी. ओके. करना सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है. बिकॉज बॉडी इज नॉट इन एनी ट्रांसलेशनल मोशन तो नेट फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, यानी जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा. कोई रोटेशनल मोशन में नहीं है सो नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0. और अगर इन दोनों चीजों को हम 0 ले रहे हैं तो बाकी और स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन सो दैट वी कैन मूव अहेड. ओके गुड. ओके या सो नेक्स्ट और आपको इसमें से जो ऐसा लगता हो कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. ये डिस्क वाला हुआ है क्या अपना? डिस्क और डिस्क में से भी डिस्क को कट कर लिया तो डिस्क डिस्क डिस्को हो रहा है पूरे क्वेश्चन के अंदर. वो हो गया क्या वो क्वेश्चन? नाइस है. नहीं करते हैं यार. तक रीड कर दूं क्वेश्चन बस. क्वेश्चन तूने पीडीएफ ही नहीं ओपन कर रखी है. ओ भाई सर पर पीडीएफ कैसे ओपन करूँ? इसी में है. ये डिवाइस पे ओपन करूंगा तो. अच्छा तो तेरे पास ये हार्ड कॉपी नहीं है क्या इसकी? तक नहीं सर. कलेक्ट कर ले यार इंस्टीट्यूट से. ऐसा क्यों कर रहा है भाई? हाँ सर. एग्जाम एग्जाम खत्म होने आई है तब तू. अरे बे यार. और कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास नोट्स की हार्ड कॉपी नहीं है यार, बोर्ड्स की. भाई कलेक्ट कर लो यार, काम आएगी. बड़ी मेहनत से बनाई हुई है. जबरे लोग हो यार. ठीक है कोई बात नहीं. चल अवीश अवीश से पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन. रीड कर देगा ना भाई तू? Yes, sir. प्लीज. From a uniform disk of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. थैंक यू अवीश. चलिए सो इस क्वेश्चन के अंदर जो सैफरन कलर से आपको डिस्क दिखाई पड़ रही है उसकी रेडियस है कैपिटल आर. और वो कैपिटल आर रेडियस जो है वो उस पूरे डिस्क के लिए मैंने डिस्क्राइब करी हुई है. क्वेश्चन नंबर बोल दोगे क्या अवीश एक बार इसका? Sir, question number 12. 12 है. ओके या सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी एक सैफरन कलर की जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क शो करी है वो डिस्क है. ओके. और बिकॉज वो डिस्क है तो अगर उसके अंदर से हम एक दूसरी सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस r बाय 2 है सो अगर इसका सेंटर यहां कहीं पर है तो इसका ये जो पार्ट है रेडियस वो r बाय 2 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर आया हुआ है. तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रखा है ये है r बाय 2 जितना डिस्टेंस. राइट. अरे आएगी क्या बात समझ में? यस सर.
Yes, sir. Yes, sir. सो अच्छा, इसको अगर नोमेनक्लेट करना चाहे तो हम नोमेनक्लेट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर इस सेंटर को आप P अज्यूम कर रहे हो और इस सेंटर को आप क्या नाम दे रहे हो, P डैश नाम दे रहे हो, ठीक है। सो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी कि द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क वाज P एंड जिस डिस्क को आपने कट किया उसका सेंटर क्या है, P डैश है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड P डैश इज, बताओ क्या होगा, R/2. R/2. R/2। वेरी गुड। सो अब हमसे अवीश भाई ये पूछ रहे हैं कि अगर सेंटर जो है होल का ये R/2 डिस्टेंस पर है ओरिजिनल डिस्क की, तो उस टाइम पर आप हमको ये बताओ कि ये जो बची हुई फ्लैट बॉडी बचेगी, यानी कि इसको तुम जब निकाल दोगे तो बची हुई जो बॉडी है उसका सेंटर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर आएगा, ये हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पूरे क्वेश्चन का एक जो इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है दैट इज यूनिफॉर्म। अब इस यूनिफॉर्म का मतलब मेरे को कौन समझाएगा, आस्था बताएगी। आस्था, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मतलब वो सेम मटेरियल की बनी है थ्रू आउट। सेम मटेरियल की बनी हुई है और हर एक एरिया यानी हर एक यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसका मास कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वो नहीं चेंज होगा, राइट। मटेरियल नहीं चेंज हुआ है, थिकनेस कहीं आपने नहीं चेंज होने दी है, ऐसा भी नहीं किया है कि कहीं पर आपने मेटल यूज किया है, कहीं पे अलॉय यूज करके डिस्क बनाई है, ऐसा चीटिंग नहीं किया है, ठीक है। सो इन शॉर्ट सब कुछ चंगा है। तो वो कंसिडर करते हुए अगर मैं इस डिस्क के टोटल एरिया की बात करूं तो टोटल एरिया जहां जहां पर मैं सैफरन कलर से लिख रहा हूंगा उससे आप एक चीज समझ जाना कि मैं पूरी डिस्क की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जहां पर भी मैं इस ग्रीन कलर का यूज करूंगा आप समझ जाना कि मैं वो कट आउट पार्ट की बात करूंगा, ठीक है। और फिर थर्ड कलर कोडिंग में आपको यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूं कि अगर कहीं पर मैंने ये और रेड कलर का मान लीजिए यूज किया तो आप समझ लेना कि मैं लेफ्ट आउट पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या होगा इसका, डिस्क रेडियस r है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई, यस, सो पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मास पर यूनिट एरिया स्मॉल m है, लेट मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू स्मॉल m, तो मेरे को आप बता सकते हो इस डिस्क का, इस सेफ्रन वाली डिस्क का टोटल मास कितना होगा? Small m into pi r Small m square. into pi r square. वेरी गुड। देखो यूनिट एरिया में कितना मास है, स्मॉल m, और टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल मास हो जाएगा यूनिट एरिया में जो मास है वो इनटू टोटल एरिया। अरे सिंपल यार, वो बचपन में तुम कहानी करते थे, Yes, मालूम है sir. कि अगर 1 रुपीज में 2 चॉकलेट्स हैं तो 10 रुपीज में कितने चॉकलेट, वैसे ही यूनिट एरिया में अगर m जितना मास है तो पाई आर स्क्वायर जितने एरिया में कितना मास होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कर देते हैं, सिंपल, m इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया टोटल मास। तो क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ है तो मास पर यूनिट एरिया इस डिस्क के लिए भी जो कट आउट वाला पार्ट है वो भी नहीं चेंज होगा। और अगर अपन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा इस कट आउट पार्ट का मास, लेट्स से m1 है, ओ गड़बड़ कर दी, झोल हुआ, यस m1 जो है दैट इज दी कट आउट पार्ट का मास। सोच के बताओ क्या आएगा इसका आंसर? Sir, m into pi r square by 4. M into pi r square by 4. वेरी गुड। m इंटू ये जो स्मॉल m है वो है मास पर यूनिट एरिया, दैट्स व्हाई हमने इसको एज इट इज रिप्लेस कर दिया। और भाई मेरे ये वाली जो डिस्क है ना, जो कटआउट पार्ट वाली तेरी डिस्क है, उसकी रेडियस तो r/2 है। तूने यहां r लिख करके r का स्क्वायर किया था, बट तू यहां r लिख करके उसका स्क्वायर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेडियस उसकी r नहीं है, कितनी हो गई है, r/2 हो चुकी है।
सो जब आप यहां पर लिखोगे r/2 का स्क्वायर, सो आपको आंसर मिलेगा mr² इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4, ये m1 हो जाएगा। अच्छा, मेरे को कोई ये बताएगा इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना पड़ रहा है? इस सेंटर R/2 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 कितने डिस्टेंस पे आ रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं देखूं तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। ये वाला जो हमारा सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r/2 0, R/2 क्योंकि x एक्सिस का y जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो कंसिडरिंग दैट ये r/2 अपना डिस्टेंस है x एक्सिस पर का और y पर तो गया ही नहीं है, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यार सोचो बचा हुआ मास कितना होगा अगर टोटल इतना है? सर 3/4 mr² pi 3/4 pi r² by 4। बहुत बढ़िया। मैथमेटिकली अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो रिमेनिंग पार्ट का मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट दैट विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल R² माइनस इंटू m माइनस पाई इंटू कैपिटल R² इंटू m डिवाइडेड बाय 4। सिंपली m पाई R² कॉमन हो जाएगा, सो m इंटू पाई R² कॉमन ले लिया, माइनस अंदर बचेगा अपने पास 1 minus 1/4। सिंप्लीफाई करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव 3/4 m pi r²। अब कॉन्सेंट्रेट करना। अब सोचो अगर इसका सेंटर ऑफ मास 0 0 पे आया हुआ है, यानी इसका y कंपोनेंट 0 है और इसके भी सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट 0 है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के भी सेंटर ऑफ मास का जो भी सेंटर आएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका भी y कंपोनेंट कैसा आएगा? बोलो। 0। 0 बिल्कुल। सो अगर इसका y कंपोनेंट 0 है तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना रह गया? x component x कंपोनेंट। और क्योंकि x कंपोनेंट ही मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं उस x कंपोनेंट को x ही अज्यूम कर ले रहा हूं। तो अब अपनी हिट लिस्ट में है कौन? किसको गोली मारनी है अपने को? बताओ x किसको को टारगेट करना है? x को टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि वो मिल गया तो अपनी सारे दुख तकलीफ जो है वो दूर होने वाले हैं। तो टारगेट अपना कौन है? x है। चलो सेशन 7.1 के अंदर एक टॉपिक आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का, राइट? और क्योंकि ये जो डिस्क है हमारी वो यूनिफॉर्म डिस्क है तो हम इस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए उनके सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। yes sir yes sir तो यहां पर भी सेम लॉजिक हम लगा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म है तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। और अगर कोइंसाइड हो रहा है तो जो टोटल मास इनटू उसका जो कोऑर्डिनेट है इनका मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अरे याद करो यार, भूतकाल yes yes sir में Yes sir। m into rcm that equals to m1 r1 प्लस m2 r2। बिकॉज यहाँ वेक्टोरियल फॉर्म की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने इसको सीधे सीधे लिख दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सो रिप्लेस करते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज दिस स्मॉल m इंटू, अरे यार गड़बड़ करी फिर से मैंने, ये कलर कोडिंग मैंने डिसाइड करके गलत किया, तुम नहीं डिसाइड करना। m इंटू पाई r² इंटू क्या हो जाएगा? 0 0, ठीक है। ये हो गया कैपिटल M टोटल मास और उसका हमने जो सेंटर ऑफ मास ले रखा हुआ था वो दैट वाज ऑन इट्स सेंटर जो हमने 0 0 कंसिडर किया है, दैट इक्वल्स टू m1 r1। m1 है ये, r1 है ये, रिप्लेस करो दोनों वैल्यूज को। कौन सा कलर था, कौन सा कलर? ये रहा। सो दिस इज पाई m r² डिवाइडेड बाय 4 इंटू r/2 कॉमा 0 प्लस बचेगा क्या? कोई गेस करेगा क्या? 3/4 m pi r² into x comma 0 m pi r² x, 0, राइट है, एकदम करेक्ट। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो x वाले की कंपैरिजन x के साथ होती है, y वाले की कंपैरिजन y के साथ होती है। लेकिन ध्यान से देखो तो एक बहुत ही सुंदर सी पैटर्न यहाँ पे बन रही है और वो सुंदर सी पैटर्न ये है
कि यहाँ पर भी y कंपोनेंट 0 है, यहाँ पर भी y कंपोनेंट 0 है, और टर्शरी वाले तीसरे टर्म के अंदर भी जो y कंपोनेंट है वो 0 है। तो भाई मेरे मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे, 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मिल करके कोई भी 0 हो जाता है। सो तुमने इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 0 कर दिया, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 0 करवा दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कराओगे 0। मतलब खानदान में बचेंगे जो, वो कौन बचेगा? x वाले कंपोनेंट बचेंगे, बाकी सारे ने मर जाना है। ठीक है, तो इनकी समाप्ति की घोषणा के बाद अब हम देखते हैं x कंपोनेंट में बचता कौन है। चलिए इस टर्म का 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? 0 0 0 कहानी में x कंपोनेंट में यहाँ टर्म 0 हो गया। यार इसका मल्टीप्लाई करो, थोड़ा अजीब सा टर्म लग रहा है। pi m cube by 8 पाई एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर बाय 2, ऐसा ऐसा लिख दूं चलेगा ना? गुस्सा तो नहीं करोगे तुम लोग? yes sir no sir अच्छा ठीक है चलो। अभी अभी ये लास्ट वाले टर्म के लिए बताओ बताओ बताओ। 3 by 4 4 m pi r m square into r x square into x एम पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये तो 0 ही हो गया था, इसलिए इसकी कहानी तो अपने को सुननी नहीं है, कान इसके सामने बंदी कर लेने हैं अपने को। ये अपने सामने बीन बजाएगा, अपन भैंस की तरह खड़े रहेंगे, है ना? ठीक है चलो। सो अब क्या करना है अपने को, क्योंकि अपने को टारगेट में एक्स को लेकर के चलना है, तो इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसको इक्वेशन का। ठीक है, ये जो टर्म इधर पॉजिटिव है इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर बाय 2 दैट इक्वल्स टू 3 बाय 4 एम पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। अरे सर क्यों हंटर मार रहे हो, पल्ले पड़ा क्या ये? yes Yes. sir अबे सिंपल सा स्टेप है, बस ये पॉजिटिव वाले टर्म को उधर भेज दिया है, नेगेटिव हो गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, yes sir Yes sir. अब देखो यहाँ बहुत बड़ी धमाचकड़ी मचने वाली है, काटम पीटी की बाढ़ आने वाली है। ठीक है, देखना, ये पाई ने पाई को शहीद कराया, ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को शहीद कराया, ये एम ने एम को शहीद कराया, ये 4 और ये 4 उड़ गया। अभी भी कुछ बचा है क्या? देखो नहीं sir सारे उड़ गए जितने उड़ने थे। yes sir Yes. तो अभी एक्स का आंसर बोल दो यार प्रेम से। minus r by 6 Minus r by 6. माइनस आर बाय 6। ओए होए होए, ये तो झोल हुआ सर, माइनस कैसे आया? तो भाई मेरे सर तूने जो सेंटर को 0,0 लिया था इसलिए वो प्लस है सेंटर को तुमने क्या किया है, 0,0 कंसिडर किया है, और इस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन के फॉर्म में कंसिडर करके इसको क्या लिया था, r बाय 2, हाँ या ना? Yes sir. yes sir तो अगर इधर वाली चीजों को तुमने पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है, तो इसके इस तरफ वाली चीजें ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये माइनस आर बाय 6 अपना करेक्ट है, यानी कि यहां पर इससे आर बाय 6 डिस्टेंस के ऊपर अपने को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी। सो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सर स्क्रीनशॉट ही सही है, कौन इतनी मेहनत करने बैठेगा। भाई एक थम्स अप दे दो तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। जिन्होंने वीडियो ऑफ रखे हैं खास करके उन लोगों से निवेदन है, निवेदन आवेदन दे दनादन। चलिए ओके ओके या अविश खींच लिया फोटो तूने? yes sir ओके ठीक है, चलिए और निकालो यार, और अपनी नोट्स में से जो तुमको ऐसा लग रहा हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आज खत्म ही कर देते हैं इस चैप्टर के जो भी तुम्हारे डाउट्स वाले पार्ट है उनको। नहीं है डाउट्स? चैप्टर नंबर 7 में डाउट्स नहीं है तुम लोगों को? हमारे बोर्ड वाले बच्चे जिससे इतना घबराते हैं तुमको उसमें डाउट नहीं है? क्या क्या मजाक कर रहे हो?
ये लोग बोल रहे होंगे सर कोई नहीं, अगर इतना इतना इंटरेस्ट है तो एडवांस वाले हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, फिर देखते हैं डाउट आता है कि नहीं आता है। आएगा आएगा कोई नहीं। है यार, बड़ा बड़ा क्लासिकल है। और जब इसमें इसमें भी तुम रोटेशन के साथ प्रोजेक्टाइल और इनको सबको मर्ज करके एक नया ही क्वेश्चन बना देते हो ना, तो बाउंस बैक कर जाता है दिमाग, तो कि बोलता है बस भाई छोड़ना है यार, क्यों क्यों हम अपनी जिंदगी को इतनी तकलीफ में डाल रहे हैं। पर ठीक है यार, जब बड़ी चीजें चाहिए तो उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी तो बड़े करने पड़ेंगे ना। गुड, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कौन सा लेंगे जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प हो। उस बाकी तो आई थिंक इस सेशन में और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। यस, आप लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, ये तो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट? यस सो उसको एक्सप्लेन करते टाइम हमने जो छोटी मोटी बातें समझी थी, उसमें देखा था कि अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए, राइट? और उस बॉडी पर से जो पास होती हुई एक्सिस है, अगर उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को पता है तो उससे परपेंडिकुलर वाली के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यस चलिए, सो एक न्यूमेरिकल उसके ऊपर हम ले लेते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है और शायद आपने याद भी कर लिया होगा। क्वेश्चन सेज दैट कि वी हैव अ डिस्क, ये अपने पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है? इस डायामीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस डायामीटर के अबाउट, यानी दोनों ही डायामीटर हैं तो डायामीटर के अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, राइट? किसी यस को सर। याद है क्या क्या होता है उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन? mr/4। M mr²/4। यस, आपने मतलब याद कर रखा हुआ है, ट्रू याद किया, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिस्क जो है वो आपकी ऐसी है और ये परपेंडिकुलर वाली मैंने आपको दे रखी हुई है, ये परपेंडिकुलर जो है यस उसके अबाउट मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हुआ है, ये भी आप लोगों ने याद किया होगा, राइट? mr²/2 mr²/2 एग्जैक्टली। सो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2। सो यस z एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है mr²/2। तो आपको इनके दोनों में से किसी एक डायमीटर के अबाउट क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। यस सर तो सिंपल सा फंडा लगेगा इसके अंदर। ये है अपनी x एक्सिस, ये है अपनी y एक्सिस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज x, ix iy = iz सही है तक्ष, एकदम सही। ये अपनी बॉडी कैसी है? प्लेनर बॉडी है। x एक्सिस ऐसे गई है, y एक्सिस ऐसे आई हुई है, यानी x और y दोनों एक्सिस क्या है? इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, ठीक है? और z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। So Iz will be equal to Ix plus Iy, राइट है? यस सर। ठीक है। एंड क्योंकि ये जो x एक्सिस है या ये जो y एक्सिस है, ये दोनों डायामीटर ही तो हैं यार, ध्यान से यस देखो। सर तो अगर दोनों डायामीटर हैं तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे हो सेम जाएगा? सेम हो इक्वल। जाएगा, Ix और Iy दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? सो ये इक्वेशन थोड़ी ब्यूटीफुल सा रूप लेने लग जाएगी अब आपकी, एंड दैट स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, दैट विल बी Iz इक्वल्स टू Ix प्लस Ix। लिख सकते हैं इस चीज को, यस सर यस सर। Ix प्लस Ix दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ Ix, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Iz। सो Ix इक्वल्स टू Iz डिवाइडेड बाय 2। अब तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। यस सर mr²/2 ऑलरेडी था और ये 2 और आ जाएगा, तो मिल करके mr² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। 4
सो डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस डिस्क का, दैट विल बी mr²/4। बाय द वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या, भूल गए क्या तुम लोग, याद है कुछ इसके बारे में? सर यस, एंगुलर मोमेंट ऑफ मास। सही है, बट है क्या एक्चुअली, ये है क्या, दैट इज माय क्वेश्चन। ये तो ठीक है यार, ये तो इसका नाम अपन समझे एक बार। सर एक बॉडी जो रोटेशन को रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है उसका मेजर। समवेयर नियर टू द करेक्ट आंसर, काफी नजदीक हो हर्ष। चलिए मैं आपको एक बार फिर से ये रिकॉल करा देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मास ये डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लेके जाने के लिए आपको कितने एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये वो बताने का काम करता है। मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which determines how much amount of force you will require to make it move or to stop it। उसकी मोशन को चेंज करने के लिए कितना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा वो डिटरमाइन करके देता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम काम करके देता है एंगुलर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और आप उसको घुमाना चाहते हो, यू वांट टू रोटेट इट, तो आपका अकेला फोर्स काम नहीं करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो जो टॉर्क बॉडी अगर ऐसी है जो टॉर्क ज्यादा मांगती है रोटेट होने के लिए, तो हम बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और वो रोटेट कर रही है, उसको स्टॉप करने के लिए आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो ये था अपने पास। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करने में या एक्सेप्ट करने में कितना टॉर्क मांगती है, वो मेजर करके देता है हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये हमने फाइंड आउट किया कि भाई इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया, mr²/4 हो गया। लॉजिकल भी है, अगर डिस्क आपकी ऐसे रखी हुई है और उसको ऐसे घुमाना है, थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और अगर ऐसे है, यूं है, और फिर अगर आप इसको ऐसे घुमा देना चाहते हो, जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा देना चाहते हो, कम ताकत की जरूरत पड़ेगी। लाइक ये रिंग है तो ये पर ये वाली एक्सिस के अबाउट। चलिए, सो और कोई क्वेश्चन जो 7.6 के करवा दिए थे क्या आपको क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। सो आफ्टर एंड दूसरा है होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर। यस, होलो सिलेंडर है और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इन दोनों पे हम इक्वल अमाउंट का टॉर्क अप्लाई करते हैं। इनका मास भी सेम है, इनकी रेडियस भी सेम है, ठीक है। सो किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी? सर सॉलिड स्फीयर की। यस सर। कैसे पता चला? आंसर तो करेक्ट है। सर टाउ इज आई अल्फा। टाउ इज आई अल्फा, वेरी गुड। और आई पता है हॉलो सिलेंडर के लिए वो रिंग जैसा होता है mr²। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाय आई, राइट। यस, होलो सिलेंडर के लिए दैट इज mr², और सॉलिड स्फीयर के लिए इट इज 2/5 mr²। दैट मींस सॉलिड स्फीयर के लिए ये वैल्यू आई की वैल्यू कैसी है? कम है। कम है। I is less for solid sphere, एंड अगर सॉलिड स्फीयर के लिए I लेस है तो इसका मतलब अल्फा कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अल्फा ज्यादा है यानी कि फाइनली इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। यस सर। बस, तो और कोई ऐसा खास पैटर्न के और क्वेश्चंस नहीं है जो अपने बोर्ड्स के अंदर आपको ज्यादा परेशान कर पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी तरफ से बोर्ड पार्ट में अगर कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कोई थियरी या कोई पर्टिकुलर सेक्शन। अच्छा, एक जिन बच्चों के एग्जाम है उनको मैं अभी भी एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। उसमें कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपको तैयार करने हैं।
एक तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था एंगुलर मोमेंटम का हाँ सर, डेरिवेशन, आई याद है ओमेगा इक्वेशन? यस, आई एल ओमेगा, आई ओमेगा। अजीब सा डेरिवेशन था, याद है? दो कंपोनेंट हमने उसके लिए थे, एक हाँ कंपोनेंट सर, जीरो हो रहा था और दूसरा उनका सम सबका जीरो आ रहा था और दूसरे सिर्फ ऊपर की तरफ ओपन होते हुए आ रहे थे। सो एक बार उसको अच्छे से तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक इंक्लाइंड प्लेन पर से जब ऑब्जेक्ट रोल करती हुई नीचे आती है रोलिंग मोशन के अंदर, तब उसके एक्सेलरेशन का और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, ये दोनों चीजें आपको थियोरेटिकल पार्ट के लिए तैयार करनी है। सिमिलरली वर्क कितना होता है टॉर्क से और पावर का क्या फॉर्मूला आता है, ये दोनों चीजें आपको तैयार रखनी पड़ेंगी, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन थियरीज में से कोई एग्जाम में मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये ही मिलेगी, बट हाँ, इन थियरीज में से मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी न्यूमेरिकल जो आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली सॉरी जिस तरीके के न्यूमेरिकल आज हमने किए थे उसी बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? सो आई होप देयर इज नथिंग जो लेफ्ट है इस चैप्टर में। नाउ वी कैन समराइज दिस और हम नए चैप्टर की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट? यस सर, ओके, सो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ये दुनिया है ना, बहुत जालिम है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन बनी हुई है दो चीजों से। भले जालिम है लेकिन बनी हुई है दो चीजों से, और इस दो चीज के अंदर यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, सो दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। कोई बता सकता है क्या कौन सी दो चीजें? चलिए, सो यू पीपल आर नॉट गेसिंग एट दिस मोमेंट। मैटर। यस, वन इज मैटर, बहुत बढ़िया, एक तो मैटर है, करेक्ट है। दूसरा क्या है? एंड नेम ऑफ द सेकंड थिंग इज एनर्जी। एनर्जी। मतलब बहुत नजदीक है यार तू आंसर के, बहुत ज्यादा नजदीक है। मतलब इतना नजदीक है ना कि बस वर्ड तूने अलग बोल दिया, तेरी फीलिंग वहां जा रही है लेकिन वर्ड तेरे मुंह से वो नहीं निकल पाया। चलिए, मैं बता देता हूँ, उसका नाम है कुछ रेडिएशन। रेडिएशन। सो द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू बेसिक थिंग्स, वन इज मैटर, दूसरा है रेडिएशन। और ये मैटर की पूरी कहानी आप 11th-12th के अंदर पढ़ते हो, बहुत डिटेल में जाते हो इस मैटर के। और जब आप इसकी डिटेल में जाते हो तो इसकी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में ये डिवाइड हो जाता है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम है मास। क्या नाम है? मास। और दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। So universe is made up of two things, one is matter, second is radiation। और ये जो मैटर है वो दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लेकर के चलता है, एक है उसका मास और दूसरा है उसका चार्ज। पूरे 11th के बुक 1 के अंदर ये जो मास है ना, ये आपको बड़ा परेशान करता है। कभी ये मास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते रहता है तो वो बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कभी ये ऐसे प्लेन में मूव करने लग जाता है तो बन जाता है चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। फिर यही का यही जो मास है ना, ये अपने ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस की डिस्कशन करने लगता है। वो बोलता है कौन मेरे को कंप्रेस कर रहा है, कौन मेरे को एलोंगेट कर रहा है, इन सारी चीजों पे आ जाता है। कौन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इन सारी चीजों की जब ये डिस्कशन करवाने लगता है तब बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 5। और जब यही एक जगह से फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होता है, डिस्प्लेस होता है, तो वर्क कुछ होता है और चैप्टर नंबर 6 बन जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब जब यही मैटर का ये जो मास वाला कंपोनेंट है ये रोटेट करने लगता है ना, तो बन जाता है आपका रोटेशनल मोशन। और लास्ट में आप आ जाते हो इसी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ग्रेविटेशन के ऊपर। तो बुक नंबर 1 के अंदर जो हीरो है ना आपका,
वो एक्चुअली है कौन? मास। तो 11th की बुक 1 का हीरो कौन है? मास है। ऐसे ही 12th की बुक 1 का हीरो कौन रहने वाला है? चार्ज। चार्ज। बिल्कुल। सो एक चीज जिसको आपने 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, इसी से बहुत सारी रिलेटेड इक्वेशन आपको यहां मिलने वाली हैं। तो अगर आपने इस ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से स्टडी किया, तो काफी सारी चीजें तो आप 12th की जो होंगी वहां पर, वो बहुत सारी चीजें आपको यहां से रिलेट करती हुई मिलेंगी। जैसे एक यस लॉ सर। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी के जैसा ही एक लॉ आप पढ़ोगे वहां पर, जो शायद आपने कोई इक्वेशन के फॉर्म में देखा हो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। यस, कुलम्स लॉ इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन यस। बाय समथिंग k यस q1 सर। q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो ये एक कहानी है। तो वो इक्वेशन जो डिराइव की जाती है, तो हम उसका जब एनालॉजी एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, तो दैट एनालॉजी कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। और वो इक्वेशन होती है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where g is the universal constant of gravitation, जिसका वैल्यू समथिंग 6.67 into 10 is to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर, इस तरीके का होता है। ठीक है। सो ये सारी कहानियां बेसिकली अपने को करनी है इस पूरे चैप्टर में। डिस्कशन में हम डिटेल में जाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो पूरा यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है मैटर, दूसरा है रेडिएशन। मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहेंगी, जिनमें से एक को आपको 11th के अंदर लगभग लगभग आपने फिनिश कर दिया हुआ है, समाप्त कर चुके हो। और चार्ज को आप 12th के अंदर क्या करोगे? स्टडी करने वाले हो। तो ये जो मास है, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, एक अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करता है। एंड उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और आपने बहुत बार इस चीज को सुना होगा कि न्यूटन ने इस ग्रेविटी की खोज की होगी। तो भाई मेरे, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि जितना सिंपल चीजें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर दिखती हैं, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। अकेले न्यूटन ने इन चीजों को इन्वेंट नहीं किया हुआ है। बहुत पुराने टाइम पे, जब सबसे पहले टॉलेमी ने हमको ये बताया था कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन जो है वो हमारे चक्कर काटते रहता है। लोग बहुत प्रभावित हुए थे इस बात से, इन्फ्लुएंस हो गए थे इस चीज से, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन उसने एक थियरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया था। ऑब्जर्वेशन क्या था? ही वॉज स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ पर वो मान लो खड़ा था। उसने देखा कि सुबह के टाइम सन यहाँ पर है और शाम के टाइम यहाँ पे चला गया। तो आप भी एक लॉजिक ऐसा लगा सकते हो कि यार सुबह यहाँ है और शाम को यहाँ चला गया, इसका मतलब ये रोटेट कर रहा है। और इस बात को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला चर्च से। चर्च क्या है? हाँ सर। यस, तो चर्च ने इस बात को सपोर्ट किया। और क्योंकि चर्च ने सपोर्ट कर दिया, और आप जानते हो कि ये जो क्रिश्चियन है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में अच्छी खासी है। दे आर क्वाइट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ, मैं ऐसा तुमको कम्युनलाइज करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ऐसा बुरा नहीं मानना इस बात को। बट जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। ठीक है, चलिए। सो थोड़ा वहां पर कम्युनलाइजेशन हुआ, इस चीज को थोड़ा माइथोलॉजिकली प्रेजेंट करने का ट्राई किया गया। लाइक इंडिया के अंदर जैसे आपने देखा हो, तो कई जगहों पे ऐसा बोल दिया जाता है कि इस ऐसा करने से ऐसा गलत हो जाएगा। उसको, किसी भी चीज को अगर आप माइथोलॉजी से थोड़ा जोड़ दो ना, तो वहां पर इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ने लग जाता है। लाइक अगेन, थोड़ा कोई ऑफेंड हो सकता है मेरी इस बात से। एक जगह थी जहां पर लोग हमेशा कचरा फेंकते रहते थे, हमेशा कचरा फेंकते रहते थे। बट वहां किसी ने क्या किया, एक दिन जा करके थोड़ी साफ सफाई करके एक मूर्ति रख दी भगवान की। और भगवान की मूर्ति रख दी तो देखो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आया वहां पे, लोग वहां पूजा करने के लिए जाने लगे। मतलब इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज माइथोलॉजी आपके अंदर लेके आ सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि हम अगर किसी को ड्राइव करना चाहते हैं तो हम थोड़ा ऐसा करके कर सकते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, टोलेमी की इस बात को चर्च ने सपोर्ट किया, तो लोगों को लगा कि हाँ यार, ये बात तो सच है।
और जब ये बात ऐसा लग गया कि सच है, तो इंडिया के अंदर बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम सुना ही होगा आपने, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में एक टर्म जीरो की इन्वेंशन करी हुई थी, है ना? उन ही वो अपनी वाइफ से एक बार कहीं पार्टी में जाना चाहते थे एंड ही वाज आस्किंग टू हर वाइफ के मे आई गो टू दैट पार्टी, एंड उसके फेस को देख करके जो उनको प्रोबेबिलिटी समझ में आई, उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर उन्होंने इसका इन्वेंशन किया एंड ही टोल्ड दैट जीरो इज द करेक्ट आंसर। सो नहीं जाने देना चाहती थी इन शॉर्ट। तो जीरो की खोज करने वाले मिस्टर आर्यभट्ट जो थे, बहुत महान मैथमेटिशियन, तो उन्होंने ऐसा कुछ बुक्स के अंदर अपने मेंशन किया कि द फैक्ट्स टोल्ड बाय टोलेमी इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। ओके, जिसके अंदर अर्थ को सोलर सिस्टम का सेंटर बताया गया है, जिसे जियोसेंट्रिक मॉडल भी कहा गया। जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया, वो करेक्ट नहीं है। बट आपको ये चीज भी पता है कि इंडिया को आने के लिए जब इस्तांबुल बंद हो गया था 1498 के अंदर, तब इंडिया को आने वाला वाटर वे खोजना पड़ा था यूरोपियन लोगों को। एंड द सफलता जो मिली किसी को, तो ही वाज वास्को ड गामा। तो यस इंडिया बहुत कटा कटा सा था लोगों से, मतलब बाकी जगहों से थोड़ा कटा कटा सा था, थोड़ा दूर था। तो यहाँ की बातें हर जगह पहुंच नहीं पाती थी। तो आर्यभट्ट ने ये चीज बताई तो, लेकिन ये पूरी दुनिया को नहीं मिल पाई, पूरी दुनिया इस चीज को पा नहीं सकी, पहचान नहीं पाई। सो क्योंकि पूरी दुनिया में ये फैल नहीं पाया, तो ये ज्ञान उनके साथ ही चला गया, लोगों तक नहीं फैल पाया। और फिर पैदा हुए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोपरनिकस, नाम था निकोलस कोपरनिकस। यस सर एंड इस सीरीज में उन्होंने बड़ा ही भयंकर काम किया। उन्होंने मुखर तरीके से इस चीज पे विद्रोह किया, रिवोल्ट कर दिया कि नहीं, गलत है, ये जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है, हजारों साल से जो तुम पढ़ते आ रहे हो वो सारी चीजें गलत हैं। अभी आज अगर मान लो ये जितनी भी फिजिक्स की किताबें आप पढ़ रहे हो, मैं अचानक से आकर के बोल देता हूँ आपको कि ये सब कुछ गलत है, ये सारा कुछ गलत है, मिथ्या है, झूठ है, छोड़ दो इसको, जला देंगे हम इसको। तुम अभी भले तुम स्माइल कर रहे हो, उस टाइम पर भले तुम बोलो हाँ यार सही बोल रहा है तू एकदम सही बोलता है, इस तरीके का एक्सप्रेशन तुम्हारा हो, बट एक्चुअली बाकी जो लोग होंगे मुझे मारने के पीछे आ जाएंगे। एंड सेम चीज हुई मिस्टर निकोलस कोपरनिकस के साथ में। एंड क्योंकि लोग उनके मारने के पीछे पड़ गए, तो सच में उनकी ऐसे चर्च ने उनको फांसी के ऊपर लटका दिया। दैट वाज रियली अ बैड थिंग, बट ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल उनकी पता नहीं है, सो मैं कुछ गप्पा नहीं मार सकता हूँ अभी आपके सामने, चलिए। सो ये जियोसेंट्रिक मॉडल की बात, ये जो निकोलस कोपरनिकस की बात थी, इससे गैलीलियो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और गैलीलियो ने भी अपनी इसी बात को आगे बढ़ाया कि हाँ, सन सेंटर्ड मॉडल को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और क्योंकि सन के अंदर मेजरली पाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम है हीलियम। हीलियम यस, तो इसीलिए इसके जो सेंट्रिक मॉडल था तक्ष, उसको नाम दिया गया था हीलियोसेंट्रिक हीलियोसेंट्रिक मॉडल, राइट। सो जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक की ये कहानी, दो कैटेगरी के अंदर पूरी डिवाइडेड जनता। लेकिन इस पूरी सीरीज के अंदर मैन विद द गोल्डन नोज का बहुत बड़ा रोल आया, जिनका नाम था मिस्टर टाइको ब्राहे। यार, बंदा बड़ा ही जेन्युइन था। मतलब अगर इसको लगता था ना कि मेरी बात सही है, तो ये तलवार उठा लेता था, लड़ लेता था कि हाँ तू लड़ ले, मेरी बात सही है, तू लड़ ले, जो जीतेगा उसकी बात अपन करेक्ट मान लेंगे। पर एक जगह मिस्टेक कर दी ये भाई ने, टाइको ब्राहे। अब इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन हाँ, इंडियन प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसको टाइको ब्राहे ही कहा जाता है। सो दैट आई एम डैम श्योर, वो पक्की बात है। सो टाइको ब्राहे की जब हमने बात करी, तो उनका एक दोस्त था जो एक किंगडम का प्रिंस था। तो हुआ ये कि इस किंगडम के प्रिंस और मिस्टर टाइको ब्राहे के बीच में एक थोड़ी बातचीत चल रही थी, और उसमें किसी फॉर्मूले को लेकर के थोड़ा झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और मैंने आपको बताया कि हमारे टाइको साहब बहुत ही अलग लेवल के इंसान, मतलब अगर इनको लगता है कि मेरी बात सही है, तो मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी बात सही प्रूव कर दूंगा। तो ही वाज लाइक, आजा मेरे साथ तलवारबाजी कर ले, स्वॉर्ड उठा लेते हैं अपन और लड़ लेते हैं, जिसका फॉर्मूला सही है जीत जाएगा, वो मान लेंगे उसको। बट इनको ये नहीं पता था कि द पर्सन जिसके साथ ये बात कर रहे हैं तलवार चलाने की, ही इज अ सन ऑफ किंग।
जिसके जिसके ब्लड के अंदर ही ये चीज है कि उसको वॉर कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी नोज के ऊपर उसकी स्वॉर्ड लगती है और नोज जो है इनका कट जाता है। बट क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त थे तो उस किंग का जो प्रिंस था उसने थोड़ा सा रहम किया इनके ऊपर और गोल्ड की नोज लगवा दी। तो इनका नाम पड़ गया मैन विद द गोल्डन नोज। सो ये जो हमारे टाइको ब्राहे थे इनकी नोज जो थी वो गोल्डन थी। तो मेरे को ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है इनके बारे में कि यार जिद देखो कितनी गजब है बंदे की, कि कुछ भी हो जाएगा, लड़ जाएंगे लेकिन अपनी बात पे कायम रहेंगे। और सिर्फ इतनी जिद नहीं है, अगर आपको पता हो तो अब हमारे पास बहुत सारे टेलीस्कोप अवेलेबल हैं जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं और छोटी छोटी बातें भी नोट कर सकते हैं। टाइको ब्राहे के टाइम पे ऐसी कोई चीज नहीं अवेलेबल थी। और क्योंकि टाइको ब्राहे के टाइम पे ऐसी कोई चीजें अवेलेबल नहीं थी तो ये रात को 11 से लेकर के सुबह 4 बजे तक पूरे आसमान को अपनी खुली आंखों से देखा करते थे कि कौन से स्टार की क्या पोजीशन है, अभी कितना एंगल उसने टिल्ट किया है, और ये सारा कामकाज विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इतना सारा कुछ कामकाज कि ऑब्जर्व करना है, फिर उसकी पोजीशन नोट करनी है। ऐसा लगभग 24 इयर्स तक इन्होंने ये काम किया। रोज रात को जाते 11 से 4 तक सारे स्टार्स की पोजीशन, सारे प्लैनेट्स की पोजीशंस को नोट करते, घर पर आकर के 4 बजे सो जाते और फिर घर वाले इनको सुनाते। सोते रहता है, काम नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, है ना, जो अपने साथ भी होता है। ठीक है? सो सेम सेम हमारे टाइको साहब की भी कुछ हालत थी। बट इतने सारे टाइम तक इस रिसर्च को करने के बाद जब इन्होंने पेजेस को लिख करके और रखना चालू किया तो पीपल सेज दैट कि एक पूरा कमरा उन्होंने भर दिया था इन पेपर्स से, पूरा कमरा फिल कर डाला था। मतलब देख लो यार बंदे की डेडिकेशन। हमसे एक दिन में एक चैप्टर की नोट नहीं बनाई जाती है और ये भाई पूरे 28 इयर्स तक इसने पूरा कमरा ही भर डाला एक ही चीज को देख देख करके। तो एक चीज जो इनसे हमें सीखने लायक है, दैट इज द डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, योर ड्यूटी। तो वो हमें जरूर सीखना चाहिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम। तो जब इनको ऐसा लगा कि अब मुझे इन पेपर्स को लेके बैठ के और थोड़ा चीजों को पैटर्नाइज, जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करके और एक पैटर्न मुझे देनी चाहिए दुनिया को, तो भगवान ने कहा अब आपका समय समाप्त हो चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस। और क्योंकि ये चले गए तो उनकी जो बुक थी वो उनके कमरे में ही, जितना भी उन्होंने लिखा हुआ था वो उनके कमरे में ही पड़ा रह गया। अब इनके एक शिष्य हुए, इनके स्टूडेंट। नाम क्या था उस स्टूडेंट का, कोई बता सकता है क्या? जॉनस कैपलर। जोहानस कैपलर, कॉमनली नोन एज जॉन कैपलर। ठीक है? तो बहुत ज्यादा पता नहीं था जॉन कैपलर को कि टाइको ब्राहे ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट गलती से या कुछ रीजंस की वजह से उनका एक पेपर जो वो लिखते थे रात को, वो पेपर किसी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो गया। और अगेन यू कैन से इट अनफॉर्चुनेटली, फिर से उसको जॉन कैपलर ने पढ़ लिया और उनको पता चल गया कि हाँ, टाइको ब्राहे ने ऐसा कुछ ले रखा हुआ है, ऐसा कुछ लिख रखा हुआ है डिटेल। तो टाइको ब्राहे की सारी डिटेल को जब उन्होंने देखा तो लगभग 18 से 20 इयर्स तक इसको स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद 3 लॉज दिए जिनको कहा जाता है, क्या Kepler's law of planetary motion. बिल्कुल, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो ये कहानी थी। इनका वही इंपॉर्टेंस है, 3 लॉज जो है ना, इनका वही इंपॉर्टेंस है जो चैप्टर नंबर 5 में 3 लॉज आपने पढ़े हुए थे उनका मैकेनिक्स के अंदर है। प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन के बजाय आप किसके लॉज का यूज करते हो? कैपलर के लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हो, व्हिच इज द प्लैनेटरी मोशन के लॉज, राइट? सो इतनी लंबी कहानी थी और फिर इसके बाद ग्रेविटेशन की तरफ हम धीरे-धीरे पहुंचते गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर ये इन्वेंशन हो गई और न्यूटन साहब अकेले ही थे जिन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। तो नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर न्यूटन। बट पीछे से कितनी रिसर्च चली आई थी, कितने लोगों ने जान गंवा दी थी, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ, मैं सही बोल रहा हूँ।
कॉपरनिकस एंड इवन गैलीलियो को भी कैद कर दिया गया था इसी बात के लिए, उनको भी बंद कर दिया था जेल के यस अंदर। सर। यस, तो जितना आसान हमको चीजें लगी हैं उतनी होती नहीं है। सो अच्छी बात तुम्हारे लिए ये है कि जो भी कामकाज टाइको ब्राहे और जॉन कैपलर ने मिल करके किया था, जिसको आप प्लेनेटरी लॉज के नाम से जानते हो, वो तुम्हारे सिलेबस में से निकल चुका है। ठीक है, सो यू नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ इस पार्ट में। हम सीधा स्टार्ट करेंगे मिस्टर न्यूटन की स्टोरी के। और स्टोरी तो आपको पता ही है, एप्पल था, एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, गिर गया और फिर सारी कहानी पे रायता फैलना चालू हुआ, ढुल गया रायता, है ना। और फिर आपके सामने इतनी मोटी मोटी बुक्स आना चालू हुई। तो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, अब हम सीधे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो मैटर जो है उसकी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक है मास और दूसरा है चार्ज, राइट। इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से, यानी इस मास की वजह से, एक फोर्स, दो बॉडीज दो मैटर जो हैं, उनके मास की वजह से उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स अट्रैक्शन टाइप का होता है, एक दूसरी बॉडीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो दैट मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो अगर ये बॉडी 1 हमारी m1 मास की है और बॉडी 2 m2 मास की है, and the separation between these two bodies is a small d, ऐसा ऐसा सेपरेशन है इनके बीच का। d ले लो या r ले लो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, r ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर r दिखाई पड़ेगा, सो r हम अगर कंसिडर करके चले, so r is the distance of separation between m1 and m2. So Newton told us that the force, the gravitational force acting between these two masses will be directly proportional to प्रोडक्ट, है ना, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। सो अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, सो द स्टेटमेंट लुक्स लाइक each and every particle in the universe attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, right. Each and every particle in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. क्लियर है क्या ये बात सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, बट क्या फोर्स में मैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दूं तो काम खत्म हो जाता है? नो नो सर। सर। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। वेक्टर। तो क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी? यस सर। यस सर। बिल्कुल पड़ेगी। तो ये लॉ के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई, वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताने का काम करती हैं। अभी इसके डायरेक्शन के साथ झोल बाकी है। सो डायरेक्शन क्या होगी? दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, पता है क्या किसी को कहां एक्ट करता है ये? आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन। This force always acts on the line joining the two masses. ये जो लाइन है जो इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन को ज्वाइन करने वाली एक्सिस के ऊपर ही एक्ट करता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक बॉडी है तो इस पर फोर्स यहाँ से ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे नहीं एक्ट करेगा, है ना। जहां से मर्जी वहां से घूम करके फिर ऐसे बोले चल आ जा इधर आ जा, ऐसे नहीं एक्ट करता है। जो भी एक्शन होगा
वो लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू मासेस, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी के ऊपर ही एक्ट करेगा। सो जब आप इन सारी चीजों को मिला देते हो तो इट कम्स टू बी द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई मेरे को कंबाइंड पूरी स्टेटमेंट बता सकता है क्या? ये और ये सारी बातें। एनीवन? अगर आपको लगता है मुझे रिपीट करना चाहिए, यू कैन आस्क फॉर इट। चलिए एक बार मैं बोल देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है? चलिए। Each and every particle in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This force acts along the line joining the two masses, right? या two bodies, जो भी बोल रहे हो आप। कौन बता पाएगा पूरा स्टेटमेंट इसका? That's not fair, यार। Sir, Yes. sir, every body exerts a force on another object, and this force is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them and is along the line joining their centers. Very good, Kevin. बहुत बढ़िया। और कोई? Sir, Yes. every particle in the universe attracts every other particle by a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining the two bodies. Yes. So this is what we call as universal law of gravitation. Tanay, can you repeat the statement? Tanay, can you repeat the statement? Dhwanit, Dhwanit Shah. Kushal. Yes, sir. Sir, every particle in the universe attracts every other particle by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. And this force acts along the line joining the two masses. Okay. Thank you. चलिए। Okay, so Dhwanit is not able to unmute him. ठीक है, कोई बात नहीं। So, आज